नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं सीबीआई के पूर्व चीफ और मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ला जी से। ऋषि कुमार शुक्ला जी से हम मिलने इसलिए आए हैं कि वे इस समय लगातार ज्योतिष पे काम कर रहे हैं। न केवल ज्योतिष पे काम कर रहे हैं बल्कि ज्योतिष की शिक्षा भी दे रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। हमारे सवाल सिर्फ यही है कि ज्योतिष यदि विज्ञान है तो उसका जो दुरुपयोग हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है, ज्योतिष से हम लोगों को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, ज्योतिष की शिक्षा का इस समय क्या स्तर है, क्या इससे और बढ़ाया जाना चाहिए। जिस तरह की भविष्यवाणियां इस समय की जा रही हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके पास ज्योतिष का अनुभव नहीं है, लेकिन वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ भविष्यवाणी करते हैं उससे कई बार लोगों को अविश्वास होता है। कई लोग ज्योतिष को ये मानते हैं कि ये तो एक पाखंड है, ये भ्रम फैलाने वाली चीज है। तो इन तमाम सारे मुद्दों पे आज हम बात करेंगे ऋषि कुमार जी शुक्ला से। नाम भी ऋषि है और काम भी ज्योतिष। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्ला जी, सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह ज्योतिष का उपयोग और दुरुपयोग होता है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? क्योंकि यदि देखिए, एक मकान बनाने वाला इंजीनियर, उसे भी पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन ज्योतिष की भविष्यवाणी करने के लिए किसी प्रकार का सर्टिफिकेट हो ना हो, वो कोई भी भविष्यवाणी कर सकता है। केवल एक तिलक लगाएगा, पीले वस्त्र पहनेगा, चैनल पे आएगा और भविष्यवाणी कर देगा। धन्यवाद रविंद्र जी, आपने मुझसे इस विषय पे बात की। ज्योतिष कोई आज की बात नहीं है, आदिकाल से वक्त को समझने का एक प्रयास है। हम सब ये कोशिश करते हैं कि हम भविष्य क्या है इसको समझने का कोशिश करें, और इसको समझने में अनेक कल्चर्स में, अनेक सिविलाइजेशंस में, सब जगह, न केवल भारत में, ज्योतिष को, एक एस्ट्रोलॉजी को एक रूप में इस्तेमाल किया गया है कि हम समझ सकें कि क्या पैटर्न है। ये जो पैटर्न है ये हमारे यहाँ सनातन धर्म में आदिकाल से, वेदों के समय से इस्तेमाल होते चले आ रहे हैं, और इनमें हम अलग अलग आकाश में बनने वाले जो क्रम हैं उनको समझने की चेष्टा करते हैं। ज्योतिष के अनेक धाराएं चलती हैं। इन धाराओं के अंदर में ऐसा नहीं है कि कोई भी भविष्यवाणी कर सकता है। आज से लगभग 40-50 वर्ष पूर्व तक ज्योतिष सीखना एक बहुत दुष्कर कार्य होता था, क्योंकि इसका गणित बहुत कठिन है। कालांतर में जब से कंप्यूटर आए तब से गणित सरल हो गया। गणित सरल हो गया तो 4 सूत्र पढ़ के कोई भी उत्तर देना किसी को भी सरलता से आ गया। यह थोड़ा एक चुनौती तो बना है। हमने एक संस्था बनाई जिसका नाम है एस्ट्रोवर्स। एस्ट्रोवर्स का मूल उद्देश्य यही है कि भ्रमित करने वाले ज्योतिष फलादेशों और कोई भी बैठ के ज्योतिष करने की स्थान पे जो सैद्धांतिक रूप पे ज्योतिष सीख सके, ऐसे लोगों को सिखाया जा सके। आजकल आपको आश्चर्य होगा इस बात को जान करके कि ऐप बड़े सारे चलने लगे हैं। उन ऐपों के माध्यम से हमारे युवा वर्ग 18 वर्ष की आयु से लेकर के और 25 वर्ष की आयु तक विशेष रूप से लाखों रुपए रोज खर्च कर रहे हैं किसी भी ज्योतिषी से फोन पे परामर्श करने में। अब ये सारी चीजें तकनीक की देन है। इनको हम, तकनीक को हम ये नहीं कह सकते कि सब तकनीक जो है अब ज्योतिष में लागू नहीं होगी, लागू होगी, हो रही है। इसको हम कैसे सुधारें? तो एक छोटा सा प्रयास हमने किया है कि हम ऐसे युवकों को ज्योतिष की जो शास्त्रीय विद्या है वह भी हम सिखाएं, और आज की परिवेश में, बदलते हुए परिवेश में कैसे हम उसको नए स्वरूप में ढालें, ये भी हम वैज्ञानिक ढंग से सिखाएं। देखिए, आज से कोई 70 साल पहले किसी को ये जानना होता कि मेरा व्यवसाय क्या होगा, तो जो पिता का व्यवसाय है वही आपका व्यवसाय होगा। परंतु आज अलग अलग, अब एक डाटा साइंटिस्ट है। अब हमारे यहाँ ज्योतिषी ऐसे हैं, भोपाल में भी अनेक सारे, जो ये इसके सूत्र ढूंढ रहे हैं कि केवल डेटा साइंटिस्ट आपको बनना है तो क्या सूत्र है। तो इसके लिए परिश्रम की ज़रूरत है, निष्ठा की ज़रूरत है, लगन की ज़रूरत है। दूसरे तरीके से सबको त्वरित उत्तर चाहिए, त्वरित उत्तर मिल जाए, वो उत्तर ले करके चले जाते हैं संतुष्ट होकर के। वो तो चुनौती है, वो मानव स्वभाव है। उस स्वभाव को हम लोग बदल नहीं सकते। सब कुछ बदला है पर मानव स्वभाव नहीं बदला। तो इसलिए हमारा जो उद्देश्य है, हमारी संस्था जो प्रयास कर रही है, वो ये प्रयास कर रही है कि शास्त्रीय और आधुनिक दोनों तरीकों को मिला करके ज्योतिष कैसे सही ढंग से सिखा सके।
हम लोग का उद्देश्य व्यवसायिक नहीं है, हम कहीं व्यवसायिक ज्योतिष परामर्श, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि सब आप कंसल्टेंसी भी करते हैं, कितनी फीस लेते हैं। मैं कोई कंसल्टेंसी नहीं करता। मेरे पास पर मित्र संबंधी अगर कुछ जानना चाहते हैं तो मैं निश्चित रूप से उनको बताता हूँ। मैं स्वयं मानता हूँ कि जिस ज्योतिषी ने उसका कोई शुल्क ले लिया उसकी विद्या को ही हानि हो जाती है, तो मैं तो इस पर विश्वास नहीं करता। तो कंसल्टेंसी इंटरनेट पे बाकी जगह बहुत सारी हो रही है, उसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं। ये जो दुष्ट लोग हैं, या दुष्ट की जगह हम कहें कि जो थोड़े चतुर लोग हैं, जो व्यवसाय बनाया है, उनका भी अपना एक जीवन यापन का तरीका है। और आज से कोई 1-2 शताब्दी पूर्व हम लोग जो ब्राह्मण होते थे, वो उनका काम ही होता था कर्मकांड, पंडित, पूजा पाठ। तो उसमें ज्योतिष भी एक इम्पोर्टेंट कड़ी होती थी, और उसके लिए भी बड़े प्रयास करने पड़ते थे। मेरे परिवार में आयुर्वेद का 7 पीढ़ी से काम होता है। आयुर्वेद और ज्योतिष एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। आयुर्वेद में चरक संहिता में ही ये कहा गया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वो पिंड अर्थात आपके अंदर है। आयुर्वेद में अलग अलग 3 प्रकार की धाराएं व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिभाषित करने के लिए हैं। ज्योतिष भी इन्हीं धाराओं का इस्तेमाल करता है। तो ये तो एक विधिवत विद्या है जिसको हम कहेंगे। ज्योतिष एक पूरी तरह से साइंस है, ये तो आप स्वीकार करते हैं कि ज्योतिष साइंस है। तो इस साइंस का दुरुपयोग जो हो रहा है, क्या उसे रोकने के लिए किसी कानून बनाना उचित होगा, नहीं होगा? क्या कानून के द्वारा ज्योतिष की दूसरा क्या हो रहा है कि ज्योतिष जितना अनुभव से आता है उतना शायद किसी कॉलेज से नहीं आता। इन बारे में भी हम जानना चाहते हैं, दर्शक जानना चाहते हैं कि ज्योतिष पारिवारिक जो परंपरा है उससे आना चाहिए या यूनिवर्सिटी से आना चाहिए? ज्योतिष शिक्षा से आता है, या जैसे मैंने कहा, इसको मैं विज्ञान ना कह के विद्या कह रहा हूं। विद्या वह है जो श्रद्धा से सीखी जाए तो वो परिणाम देती है। उसमें सबसे बड़ी बात है श्रद्धा की। अब यह श्रद्धा यूनिवर्सिटी से भी आ सकती है, परिवार से भी आ सकती है, विभिन्न प्रकार के गुरुओं से आ सकती है। और यह शिक्षा तब तक चलती है जब तक आप उसका दुरुपयोग ना करो। मैंने ये देखा है, बहुत अच्छे ज्योतिषियों को देखा है, जो एक ज्योतिषी जी थे जिन्होंने एक वर्ल्ड कप के में अपने 2 फ्लैट खरीद लिए, क्योंकि उनसे लोग पूछते थे आज का मैच कौन जीतेगा, और वो सही उत्तर देते थे और करोड़ों रुपए कमाए उन्होंने। परंतु आज उनका ज्योतिष नगर निप्राय हो गया है। ऐसे मैंने बहुत देखे। जहाँ तक कानून का प्रश्न है, हमारे यहाँ अभी इस प्रकार का कोई कानून नहीं है, क्योंकि ज्योतिष यद्यपि कई यूनिवर्सिटीज़ के पाठ्यक्रम में आ चुका है। इग्नू में ज्योतिष पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ भोपाल के अंदर में राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, जहाँ और भी कई विश्वविद्यालयों में ज्योतिष पढ़ाया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी में और अटल बिहारी वाजपेयी में भी पढ़ाया जाता है। इन सब स्थानों पे पाठ्यक्रम तो बन गए हैं, परंतु कोई अभी इसको कंट्रोल करने वाला कानून नहीं बना है। शायद आगे पीछे बनेगा। अभी तो सिर्फ यही है कि मैं आप और आप जैसे अन्य संचार माध्यमों से ये अनुरोध करूंगा कि सावधान रहें। आपको ज्योतिषी कोई ऐसा ना मिल जाए जो आपसे लाख रुपए की फीस ले ले, पूजा पाठ करा दे और कहे कि आपका समय बदल जाएगा। सर, इसका दुरुपयोग रोकने का क्या तरीका है? दुरुपयोग रोकने का यही तरीका है कि किसी भी चीज़ के दुरुपयोग रोकने का तरीका है कि जो कंज्यूमर उपभोक्ता है वो थोड़ा सा अवेयर हो, उसके पास जानकारी हो। अभी उसका दुरुपयोग रोकने का कोई वैधानिक तरीका नहीं है। संभवतः आगे पीछे ये तरीका आएगा। विदेशों में देखिए, एक बड़ी बात मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अमेरिका में भारतीय ज्योतिष, मैं अमेरिकन ज्योतिष की बात नहीं कर रहा, भारतीय ज्योतिष की परंपरा बहुत तेजी से बढ़ी है। और वहाँ पे ऐसे मतलब जब तक आप सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर नहीं हो तब तक आप भविष्य वक्ता नहीं कर सकते हो। आपने भविष्यवाणी की तो आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है। रजिस्ट्रेशन होता है ज्योतिष का, सर्टिफिकेशन होता है और वो सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट बात है। वो सर्टिफिकेशन हमारे यहाँ अभी कोई बॉडी नहीं है। हमारे ज्योतिष में कोई अभी ऑल इंडिया बॉडी है नहीं। 2-4 अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज है, जो BV रमन साहब ने आज से 50 साल पहले बनाई।
भारतीय विद्या भवन में। तो आपको लगता है सर कि इस तरह की काउंसिल यहाँ भी होना चाहिए जो ज्योतिषियों को सर्टिफाई करे ताकि इसका दुरुपयोग रोक सके? होना चाहिए, परंतु देखिए क्या है, ज्योतिष की विधाएं इतनी भिन्न प्रकार की हैं कि जो केरल में ज्योतिष होता है, जो तमिलनाडु में ज्योतिष होता है, जो बनारस में ज्योतिष होता है, उज्जैन में होता है, ये सब एक दूसरे से एकदम भिन्न है। तो किसको कौन सर्टिफाई करेगा? भारत सरकार ने इस पे अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, और यह शासकीय, मेरे ख्याल से ये भी धर्म और धर्म से जुड़े जो विषय है, इस पे शासकीय हस्तक्षेप बनता भी नहीं है। यह जरूर है, मुझे विश्वास है कि अगर कोई आपको धोखा देता है, आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, अवश्य रूप से जो है वो आपको लाभ मिलेगा। तो कंज्यूमर कोर्ट में जाने से कोई आपको रोक नहीं सकता, बशर्ते यह है कि आप कोई अगर ज्योतिष आप भविष्यवाणी कर रहा है, आप उसे लिखवा के ले लीजिए। सर एक बड़ा प्रश्न है जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में, मेरे दिमाग में भी चलता है कि ज्योतिष हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है या इसका मुस्लिम, ईसाई या अन्य जो धर्मों में है उसमें भी इसका कोई महत्व है? हिंदू धर्म से तो जुड़ा ही है, परंतु ये विश्वव्यापी है। हर धर्म में ज्योतिष का एक महत्व है। जो एस्ट्रोलॉजी जिसको बोलते हैं, चाइना में अपनी एस्ट्रोलॉजी उनकी है, जो ग्रीक एस्ट्रोलॉजी है, और उस पर आजकल बड़ा एक चर्चा चलती रहती, भारतीय पहले आए, ग्रीस पहले आए, वो सब एक अलग मुद्दा है। परंतु विश्व भर में भविष्य को समझने के ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी के तरीके को मान्यता प्राप्त है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि अर्जुन भिल्लन लूटे गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। यानी भीलों ने गोपियों को लूट लिया जिनके संरक्षक अर्जुन थे। वो अर्जुन जो महाभारत जीत के आए थे, वो भीलों ने, और यही मालवा निमाड़ की बात है। अर्थात समय बड़ा बलवान है। जो समय को समझना जो है वो बहुत कठिन चीज है। उसको समझने के लिए एक सबसे बड़ी बात है, पिछले कोई 8-10 दशकों में ज्योतिष पे बहुत रिसर्च हुई है, भारत में भी शोध हुए हैं। एक दक्षिण भारत में मदुरई में कृष्णमूर्ति जी थे, उन्होंने भी ज्योतिष पे नई एक विधा बनाई जो आजकल बहुत सफलतापूर्वक चल रही, दक्षिण से हटके सब पूरे देश भर में चल रही है। वो भी कहते थे कि जब तक पूछने वाले के मन में, जिज्ञासु के मन में और बताने वाले के मन में श्रद्धा नहीं है, प्रश्न का उत्तर सही नहीं है। सर एक चीज और है कि हम देख रहे हैं कि एक आचार्य राजीव नारायण जी शर्मा हैं जो बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर रहे हैं कुछ चैनलों पे, और बड़ा दावा करते हैं कि मेरी भविष्यवाणी सही होगी। उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी जो मैंने स्वयं सुनी कि ये संसद का जो उद्घाटन हुआ है गलत समय में हो गया है, और इसमें मुझे कहीं ना कहीं धुआं और आग दिख रही है। और हमने देखा कि वाकई वहाँ 2 बच्चे घुसे और उन्होंने जो फॉग फेंका तो कलरफुल हमने देखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके पास, लेकिन उन्होंने ऐसी कई चीज़ें कहा है, उन्हें यहाँ तक कह दिया है राजीव जी ने, मैं उनकी सुन रहा हूँ, कि इस संसद में ताला लगा के चाबी फेंक देना चाहिए वरना यहाँ विवाद होंगे। और हमने देखा कि वाकई विवाद हो रहे हैं। तो इस तरह की जो भविष्यवाणियाँ लोग पहले से कर देते हैं, इसको हम मानते हैं कि ये लोग कभी और सटीक होती है? मैं राजीव जी को जानता नहीं हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि जो कह रहे हैं ज्योतिषी ज्ञान से ही कह रहे होंगे। मेरा इसमें ये मानना है कि व्यक्ति के भविष्य को समझने में या मंडेन अर्थात देश या भवन इत्यादि को समझने में बड़ा फर्क है। और ये फर्क कि कितनी कला विद्या किसके पास है, इसका कोई सर्टिफिकेशन, जैसे अपन ने कहा, कि किसी के पास नहीं है। मुहूर्त शास्त्र एक अनूठा विषय है, और उसके अंदर में काल के उस क्षण को समझ करके ही कार्य किया जाता है। इसमें भी अनेक मत हैं। उन मतों में, विभिन्न मतों में एकता हमारे देश में नहीं है। तो मुझे लगता ही है कि जो भी ऐसा महत्वपूर्ण समय हुआ होगा, उसमें कोई ना कहीं ना कहीं किसी न किसी ने सलाह दी होगी कि इस प्रकार से किया जाना चाहिए, यह समय उपयुक्त है। अब जो व्यक्ति के लिए उपयुक्त समय है वो वस्तु के लिए उपयुक्त समय है या नहीं, ये दोनों में बहुत फर्क है। क्योंकि व्यक्ति का एक जीवन स्पैन है, लगभग हम मानते हैं 120 वर्ष, 108 वर्ष, पर भवन, देश, ये सब काल के परे होते हैं। तो हाँ, तो इसलिए इनको समझना थोड़ा कठिन है। मैं स्वयं इन बातों को
उतना वजन नहीं देता। मैं ये मानता हूँ, आपके प्रश्न से थोड़ा हटके जो मेरा इस पे फिलॉसफी दर्शन है, कि ज्योतिष जीवन जीने का एक दर्शन है। आपको और आपके पूरे परिवार को आपके हित में क्या है, आपके परिवार के हित में क्या है, समाज के हित में क्या है, इनको हम अगर पालन करने लगें तो ये ज्योतिष आपको एक सिखाता है कि यह समय है, इस समय आप कोई भी रिस्क ले लो तो भी सफल होगा, और यह समय है जहां आप थोड़ा सावधान रहो। अपने समय को समझो, अपने स्ट्रेंथ को समझो, अपनी वीकनेस को समझो। हम लोग अपनी ज्ञान को समझो, अपने अज्ञान को समझो। और ज्योतिष केवल एक वह नहीं है कि हम डेस्टिनी के प्रति कि साहब ये तो भाग्य में लिखा है, अब क्या कर सकते हैं। ज्योतिष ये बता, पुरुषार्थ से बदला जा सकता है। ज्योतिष यही मैं कह रहा हूं, ज्योतिष यह बताता है कि पुरुषार्थ और भाग्य दोनों साथ साथ चलते हैं। जब तक पुरुषार्थ भाग्य की उंगली पकड़ के उसको रास्ता नहीं दिखाएगा, भाग्य खुलेगा नहीं। एक बहुत ही साधारण सी कहानी हमारे ज्योतिष में चलती है कि संता सिंह 20 साल से वाहेगुरु की तस्वीर के सामने कि वाहेगुरु मेरी लॉटरी लगा दे। एक भक्त बैठे थे तो भगवान को गुस्सा आया। भगवान ने कहा कि बेटा लॉटरी के टिकट तो खरीद, प्रयास के बिना ईश्वर भी नहीं देता है। मैं अपनी जिंदगी में हमेशा सब लोग जो भी मुझसे अनेक समय पे अनेक चीज़ों को सहायता या मांगने आए, मैंने कहा देखिए ईश्वर उसी की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करने को तैयार हों। तो पुरुषार्थ एक बहुत आवश्यक चीज़ है, और जब तक आप सही मार्ग नहीं चुनेंगे तब तक आप सही भाग्य को खोल नहीं सकते। आपके भाग्य में मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट बहुत चीज़ें हैं। जैसे आपके जीन्स में, आपके डीएनए में इतनी सारी चीज़ें हैं अनमैनिफेस्ट कि वो क्यों मैनिफेस्ट नहीं हो रही ये आपको नहीं पता। तो सही प्रयास करें, सही मार्ग चुनें। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि ज्योतिष इस प्रकार का है कि माता और पिता बच्चे को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमारे धर्म में जो भी चीज़ें हम माँ से मांगते हैं, माँ विद्या दे, माँ शक्ति दे, माँ लक्ष्मी बुद्धि दे, ये हम माँ से मांगते हैं। पिता क्या देते हैं? पिता मार्ग देते हैं। माँ मार्ग पे चलने का साधन देते हैं। आपके पास मान लीजिए कि बहुत आप भाग्यवान हैं, माँ ने आपको सब दे दिया, मर्सिडीज गाड़ी दे दी, पेट्रोल भर दिया, रास्ता है नहीं, चलोगे काहे पे? पिता ने रास्ता नहीं दिया। अब पिता ने रास्ता दे दिया, माँ ने कहा बेटा तुम तो पैदल चलो, मेहनत करो। तो अगर तुम कहते अब गाड़ी नहीं मिलेगी तो हम कैसे जाएंगे? अरे भाई चलो। तो रास्ता और गाड़ी दोनों एक साथ हो, माता पिता दोनों का आशीर्वाद हो, ज्योतिष और जीवन ये दोनों में एक बहुत सामंजस्यता है। मैं ये मानता हूँ, और इसको मैंने अपने जीवन से देखा है, कि जो भी आपको मिलता है वो आपके आशीर्वाद की संख्या कितनी है इससे मिलता है। आपको किस श्रेणी का आशीर्वाद आपके पूर्वजों ने दिया, आपके माता पिता ने दिया, समाज ने दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, ये आपकी सफलता के आकलन होते हैं। आपने ऐसी कोई भविष्यवाणी आपको याद आ रही हो जो आपने समय से पहले की हो और वो घटना घटित हुई हो? ऐसी अनेक बातें होती हैं, अनेक व्यक्ति आते हैं जो मैं मंडेन भविष्यवाणी अर्थात कल क्या होगा विश्व में, ये मैं नहीं करता। पर व्यक्ति को मैंने कई बार भविष्यवाणियाँ ऐसी की हैं जो सफल हुई हैं। मैं बिना नाम लिए सिर्फ एक आज से कोई 20-25 वर्ष पूर्व मेरे साथ एक बहुत विद्वान जज साहब मेरे मित्र थे। उन्होंने कहा कि मेरा बताइए क्या होगा, मैं क्या हाई कोर्ट जाऊंगा, क्या होगा? तो मैंने उनसे कहा था कि मित्र आप बहुत आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपका क्षेत्र बदल जाएगा और ये 1-1.5 साल में हो जाएगा। और जब से हो गया तब से वो मेरे बड़े अनुग्रहित हैं। लेकिन अब उस समय किस बात पे ये मैंने भविष्यवाणी की? देखिए, ज्योतिषी का ज्ञान, उसका अनुभव, उसके जीवन के दर्शन के साथ उस समय जब वो बोल रहा है तो उसकी वाणी को कितना ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त है, ये इम्पोर्टेंट बात है। मैंने अनेक ज्योतिषियों को देखा है जो एक निश्चित काल अवधि में 1 साल, 2 साल, 5 साल वो जो बोल रहे हैं वो हो जा रहा है। बाद में वो चली जाती है विद्या। वो आपने विद्या रहे ना रहे, पर वो जो समय है उस समय पे अगर आपने उस विद्या का सदुपयोग किया तो विद्या आपके साथ चलती रहती है।
सर ये ऐसा विषय है जिस पे मैं आपसे बात करता रहूं, घंटों लग जाएंगे, पर मैं आपसे ये अनुमति लेता हूं कि एक और इंटरव्यू इसके बाद आपका फिर से करूंगा। लेकिन आज मेरा अंतिम सवाल ये है कि राम मंदिर का मुहूर्त बनारस में है। गणेश द्रविड़ जी जो वो एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, इस समय शायद देश के माने हुए, उन्होंने मुहूर्त निकाला है, लेकिन देश के 2 शंकराचार्यों ने उसका विरोध किया। उनका कहना है कि रामनवमी पर ही होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो मुहूर्त निकला है और जो शंकराचार्य कह रहे हैं, क्या ज्योतिष के हिसाब से, मैं कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं है मेरा जी, ज्योतिष के हिसाब से यह मुहूर्त का मैंने ज्योतिषी विश्लेषण तो नहीं किया है, परंतु मकर राशि के सूर्य, मकर के सूर्य हमारे जो सूर्य के कार्य होते हैं, जो देश के कार्य होते हैं, उनको आगे बढ़ाने में मकर के सूर्य हमेशा सहायक होते हैं। और उस मकर राशि के सूर्य मेष राशि में गुरु के साथ जो ये उद्घाटन होना है, ये निश्चित रूप से मुझे लगता है कि श्रेष्ठ उद्घाटन होगा। जहाँ तक रामनवमी की बात है, वो राम के जन्म की बात है। कुछ शंकराचार्य लोगों का ये मत होगा कि राम को अगर हम प्राण प्रतिष्ठित कर रहे हैं, राम लला के रूप में प्राण प्रतिष्ठित कर रहे हैं, तो रामनवमी से अच्छा कोई समय नहीं हो सकता। और रामनवमी तो एक वैसे भी एक ऐसा मुहूर्त है जो अपने आप में अभूज है। रामनवमी है, हमारे यहाँ दो मुहूर्त ज्योतिष में माने जाते हैं। एक अक्षय तृतीया मानी जाती है और एक देव उठनी एकादशी मानी जाती है। ऐसे हम मानते हैं, उनके ज्योतिषी कारण होते हैं अलग अलग। श्री राम की कुंडली का अगर कोई वाचन करता है, जो एक जिसको मैं कहूँ कि एक कुंडली है जो एक आस्था के रूप में है, उसका कोई समय परिभाषित नहीं है, उस आस्था के रूप में उसमें माना जाता है कि जितने ग्रह हैं वो अपने उच्च क्षेत्र में बैठे थे। तो कृष्ण की जो कुंडली हम मानते हैं, उसमें सारे ग्रह अपने मूल त्रिकोण में बैठे हैं। ये दोनों ज्योतिष के रूप में अलग अलग वाक्य हैं, पर दोनों ही यह बताते हैं कि जब अच्छे ग्रह जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छे महापुरुष आते हैं। और हमारे यहाँ अंतिम बात मैं ये कहूँगा कि पूर्णिमा का जो समय होता है, आप देखेंगे कि पूर्णिमा के समय सारे महापुरुषों का, गुरु नानक जी का जन्म है, तो बस जितने महापुरुष हैं सब पूर्णिमा कोई ना कोई महापुरुष के रूप में मानी जाती है। पूर्णिमा क्यों? सूर्य और चंद्र, माता और पिता का पूर्ण आशीर्वाद है, इसलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे ऋषि कुमार जी शुक्ला, जिन्होंने ज्योतिष पर कितना अध्ययन किया है। आज मेरा मन इंटरव्यू लेने के बाद भी भरा नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस इंटरव्यू की श्रृंखला को मैं पार्ट 2 के रूप में फिर से करूंगा। लेकिन उन्होंने जो बातें बताई हैं ज्योतिष को लेके ये भी कहा है कि जिस तरह विदेश में रजिस्ट्रेशन होते हैं, ऐसा रजिस्ट्रेशन इंडिया में कब होगा इसकी प्रतीक्षा। और ये भी कहा है कि ज्योतिष की धाराएँ काफ़ी हैं, अलग अलग तरह की धाराएँ ज्योतिष की हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में से भारत सरकार का कहीं ना कहीं आश्रय मिलेगा, प्राश्रय मिलेगा। और ये ऐसा विधा है, मैं विज्ञान बोल रहा था, लेकिन आपका कहना है कि विधा है जिसका दुरुपयोग करने पर यह विधा इंसान के पास से जा भी सकती है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।